हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हमारा है बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डे 12 और आज की क्लास में हम जानेंगे पंचायती राज सिस्टम एंड बिहार पंचायती राज एक्ट। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसे विषय को पढ़ने जा रहे हैं जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तो भारतीय लोकतंत्र का पूरा ढांचा अपने आप क्लियर हो जाएगा। आज हम पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था कोई साधारण प्रशासनिक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने की व्यवस्था है। भारत एक बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है, जहाँ हर गांव की समस्या अलग अलग है। ऐसे में अगर सारे फैसले राजधानी में बैठकर लिए जाए तो सही समाधान संभव नहीं है। इसी समस्या का समाधान पंचायती राज व्यवस्था है। अब हम पंचायती राज शब्द को डिटेल में समझते हैं। पंचायती राज दो शब्दों से मिलकर बना है, पंचायती और राज। पंचायती शब्द पंच और आयत से बना है। पंच का अर्थ होता है पांच और आयत का अर्थ होता है सभा या बैठक। प्राचीन भारत में गांव के 5 अनुभवी, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति मिलकर बैठते थे और गांव के विवादों को सुलझाते थे। ये विवाद जमीन से जुड़े होते थे, पानी से जुड़े होते थे, खेती से जुड़े होते थे या सामाजिक मामलों से जुड़े होते थे। जब हम इसमें राज शब्द जोड़ते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है शासन या सत्ता। यानी पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ हुआ गांव के लोगों द्वारा गांव का शासन। यही विचार आगे चलकर आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव बना। स्थानीय शासन और ग्रामीण लोकतंत्र। अब स्थानीय स्वशासन को शब्द को समझना जरूरी है। स्थानीय का मतलब होता है अपने क्षेत्र से संबंधित, स्व का मतलब होता है स्वयं और शासन का मतलब होता है निर्णय। यानी स्थानीय स्वशासन का अर्थ है गांव अपने फैसले खुद ले, अपनी जरूरतों को खुद पहचाने और अपने विकास की दिशा खुद तय करें। पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए महसूस हो गई क्योंकि आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक भारत में प्रशासन ऊपर से नीचे चलता रहा। गांवों की समस्या जिला, राज्य या केंद्र स्तर पर तय होती थी। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि अगर लोकतंत्र को वास्तविक बनाना है तो जनता को केवल वोट देने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे शासन में भागीदार बनाना चाहिए, यानी जन भागीदारी। यहीं से पंचायती राज व्यवस्था का विचार मजबूत हुआ। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित न रहे, बल्कि अलग अलग स्तरों पर बटी जाए। जब शक्ति नीचे के स्तर तक जाती है तभी जनता खुद को शासन का हिस्सा महसूस करती है। अगर हम इसके ऐतिहासिक विकास की बात करें तो प्राचीन भारत में गांव लगभग आत्मनिर्भर इकाइयां थी। तो प्राचीन भारत में पंचायती इतनी शक्तिशाली थी कि कई बार राजा भी पंचायतों के निर्णय को मानता था। लेकिन ब्रिटिश काल में पंचायतों को कमजोर कर दिया गया क्योंकि अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे कि गांव मजबूत हो और अपना निर्णय खुद ले। स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि अगर भारत को एक सशक्त लोकतंत्र बनाना है तो पंचायतों को पुनर्जीवित करना होगा। और इसी सोच के साथ 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया जाना चाहिए ताकि शासन गांव से लेकर जिले तक व्यवस्थित रूप से चले। इसके बाद 1978 में अशोक मेहता समिति आई। इसने कहा कि पंचायतें तभी प्रभावी होंगी जब उन्हें वास्तविक अधिकार और वित्तीय शक्ति दी जाए। तो अशोक मेहता समिति जो थी वो वास्तविक अधिकार और वित्तीय शक्ति की बात करती थी। वहीं बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करती थी। इन्हीं सभी प्रयासों का अंतिम परिणाम हुआ 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में आया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 24 पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू किया गया। यह दिन आज भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 संविधान के भाग 9 के अंतर्गत शामिल किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए, जो कि 11वीं अनुसूची में थे। अब बात करते हैं संबंधित अनुच्छेद की। अनुच्छेद 243 यह स्पष्ट करता है कि पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा क्या होगी, और अनुच्छेद 243 बी पंचायतों की स्थापना
अनिवार्य होगी, ये बताता है। इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी राज्य पंचायत बनाने से मना नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 243D है वो सामाजिक न्याय का आधार है, क्योंकि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर वर्ग भी सत्ता में भागीदारी कर सके। वही अनुच्छेद 243E जो है वो पंचायतों के कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का है, इसका वर्णन करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243F की, जो कि सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात करता है कि किस परिस्थिति में सदस्य अयोग्य हो जाएंगे। और वही 243G जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की विकास से जुड़े कार्य के बारे में बात करता है। और यही अनुच्छेद 11वीं अनुसूची को प्रभावी बनाता है, जिसमें कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और गरीबी उन्मूलन जैसे विषय शामिल है। यानी 243G जो है वो पंचायतों की शक्तियों और कार्यों की बात करता है। अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर लगाने, राजस्व प्राप्त करने की शक्ति देता है, जिसमें पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अनुच्छेद 243I जो है वो राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, जो यह तय करता है कि पंचायतों को कितना पैसा दिया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 243K जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर। और अनुच्छेद जो 243J है वो लेखा और लेखा परीक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 243K जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। 243 अनुच्छेद 243M विशेष क्षेत्र अपवाद की बात करता है, मतलब कुछ क्षेत्रों को अपवाद में रखा गया, उसका वर्णन 243M में। और वही 243O जो है वो न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित करता है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अब पंचायती राज की संरचना को समझते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत जो सीधे गांव से जुड़ी है। इसे गांव के लोगों द्वारा चुनी जाती है और इसका नेतृत्व मुखिया या सरपंच करता है। ग्राम पंचायतें पेयजल, स्वच्छता, सड़क, नाली और प्राथमिक शिक्षा जैसे कार्यों की जिम्मेदारी निभाती है। और ग्राम पंचायत के ऊपर आता है पंचायत समिति, जो कि प्रखंड स्तर पर होता है और कई ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करता है, जो प्रखंड समिति होता है। पंचायत समिति विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, जो कि पूरे जिले के ग्रामीण विकास की योजना बनाता है और उसका नेतृत्व जिला परिषद अध्यक्ष करता है। जबकि कुछ छोटे छोटे राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था भी संभव है। इस पूरी व्यवस्था की आत्मा ग्राम सभा है। ग्राम सभा और ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा होती है। ग्राम सभा ही पंचायतों की योजनाओं को मंजूरी देती है, पंचायतों के कामों की समीक्षा करती है और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अब हम बिहार पंचायती राज से अब हम बात करते हैं आरक्षण और प्रावधान की। SC/ST को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, जो कि महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण की बात की गई। और इसका 11वीं अनुसूची के तहत इसके कार्य दिए गए कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण संरक्षण आदि। अब हम बात करते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम है उसकी। इस अधिनियम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है। बिहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है और सामाजिक सोच में बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार में ग्राम सभा को विशेष महत्व दिया गया है, जहां ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य हैं, जिनमें पंचायतों की योजनाओं, बजट और कार्यों की समीक्षा की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पंचायतें जनता के नियंत्रण में काम करें। वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों का स्थानीय करों, राज्य सरकार के अनुदानों
और केंद्र सरकार के वित्त आयोग से धन प्राप्त होता है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी जो योजनाएं हैं इनके माध्यम से पंचायतें ग्रामीण विकास को गति देती है। और बिहार में जो पंचायती राज का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा कराया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वो स्वतंत्र और नियमित चुनाव के लिए जवाबदेह होता है। और इसके जवाबदेही तंत्र है, मतलब उसकी जवाबदेही इस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है RTI एक्ट के थ्रू कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू करके, सामाजिक अंकेक्षण करके, लेखा परीक्षण करके और ग्राम सभा के नियंत्रण के माध्यम से। अब मतलब एक क्विक रिवीजन करें तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्रामीण लोकतंत्र की बात करते हैं, और भाग 9 जो है वो पंचायती राज की 11वीं अनुसूची पंचायत कार्य की, ग्राम सभा, लोकतंत्र की आत्मा और बिहार में महिला को 50% आरक्षण। वही BPSC ADO के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 243G प्लस 11वीं अनुसूची हमेशा पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और बिहार में 50% महिलाओं की आरक्षण की बात। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं अपने PDF में कि 243G किस चीज़ का बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 243G जो है वो पंचायतों की शक्ति और कार्यों की बात करता है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। और सबसे अंत में ये कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है, और बिहार पंचायती राज अधिनियम इस व्यवस्था को सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास से जोड़ता है। यह प्रणाली नागरिकों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि शासन में सक्रिय भागीदार बनाती है, और यही सही अर्थों में गांधी जी के ग्राम स्वराज की सपना को साकार करने का तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। और जिस PDF से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये PDF आपको चाहिए तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, आप उससे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप अगला टॉपिक किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल डे 13 में, तब तक के लिए गुड नाइट।